हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक मैंने लिखा है, तो हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले रखा है ना। तो यहाँ पे मैं क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी जो है हमारा अतीत, इसमें अब मैं चैप्टर 2 आज कवर करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 कवर कर दिया हूँ। और इस चैप्टर का नाम जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक, है ना। तो मैं एक एक चैप्टर वाइज पूरी एनसीईआरटी कवर करूँगा, जो सीटेट है ना और डी ट्रिपल एस बी के वी एस किसी भी अनदर एग्जाम में जहाँ पे भी जीके जीएस रहता है, कहीं ना कहीं ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो गाइज, आई होप आप लोग ये भी वीडियो देखेंगे जैसे आपने चैप्टर 1 कवर किया है, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप एक भी चैप्टर स्किप करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है लाइक समझने में, है ना। क्योंकि ये स्टोरी बेस पे हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया रहता है। तो आप जैसे ही एक चैप्टर स्किप करते हैं, उसका जो कनेक्शन है वो छूट जाता है ना। और अगर एक एक करके हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। और सीटेड में जो पेपर 2 है, उसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आता है। आप लाइन वाइज लाइन उठा के देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप जाकर के वहां से मैच करेंगे तो इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगेन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 गाइज। सो प्लीज गाइज, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो, जैसे मैं जो एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ कंप्लीट बुक आपको, तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। सो दैट जिनको नीड है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, क्योंकि ये यूट्यूब पे बहुत हार्डली मैं जैसे टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम ही देखने को मिल रहा है यूट्यूब पे, है ना। या तो किन्हीं ने शॉर्ट नोट बनाया है, नोट के थ्रू पढ़ाया है। तो ये कमेंट में भी आ रहा था कि सर प्लीज आप कंप्लीट एनसीईआरटी बुक कराइए, है ना। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक से कवर करा रहा हूँ। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंडों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, है ना। तो आइए मैं शो करता हूँ आपको। यहाँ पे चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है अध्याय 2, है ना। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, है ना। जो खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक का मतलब कैसे वो खाद्य का संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे और कैसे भोजन का उत्पादन करते थे, आज हम लोग इस चैप्टर में पूरे डिटेल में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे तुषार की रेल यात्रा, एक छोटा सी कहानी है, हम लोग देख लेते हैं इसे। काफी इंटरेस्टिंग है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे मतलब खिड़की वाली सीट मिल गई थी, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। कह रहा है, तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस बस तो इसके पीछे दशक बाद आई है। कहने का मतलब कि जो रेल है उसके बाद ये कह रहे हैं बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे। ये तुषार कहने का मतलब कि अभी तो बस है, रेल है, लेकिन जब पहले के लोग ये सारी जो साधन है नहीं थी, तो क्या लोग यात्रा यात्रा ही नहीं करते थे। ऐसा बात नहीं थी। अब वो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं थी, है ना। कि कहने का मतलब कि सब लोग यात्रा ही नहीं करते थे। पहले पैदल लोग बहुत ज्यादा दूर 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 तक यात्रा करते थे। सारी चीजें इसमें दिखाया गया, एक इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में तुषार से इसकी बातचीत की गई है, उसके चाचा की, है ना। सो दैट हम लोग आगे आप देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है आरंभिक मानव। इसमें कह रहे हैं कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, ये क्वेश्चन पूछता है ना। हालांकि ये बहुत छोटे छोटे आपको लगेंगे कि पॉइंट है, लेकिन ये कवर करने से आप अगर मैच करेंगे, है ना, जो सीटेट का पेपर 2 है, एग्जैक्टली यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आरंभिक मानव कह रहा है कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। कह रहा है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इन उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दिया है ना, यही आपका चैप्टर का नेम था, आखेटक खाद्य संग्रह, है ना। जो पहले के लोग थे, आखेटक मतलब जो शिकारी होते हैं, खाद्य संग्रह मतलब भोजन को इकट्ठा करने वाले, है ना। तो ये कह रहे हैं कि के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। जो भोजन का इंतजाम करते थे, संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, खाद्य संग्रह कहा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे। ये खाने के उनके क्या थे, मतलब स्रोत थे, है ना। अब इन स्रोतों के साथ आगे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि वो क्यों इधर उधर घूमते थे, तो उसको मैंने टू द पॉइंट यहाँ पे कवर किया हूँ कि आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण है। वो क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहला उसमें से कारण है कि पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, है ना। कि जब वो ज्यादा दिन तक रहते थे तो क्या करते थे, जितने भी उनके
सोर्स होते थे, है ना, खाने पीने के फल फूल या फिर जो भी जानवर या वहाँ के पानी, तो वो क्या हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे, है ना, समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था, है ना, कि जहाँ पे कहीं पे उन्होंने अपना रहना शुरू किया, वहाँ के फल जो भी जानवर वगैरह हैं, है ना, जिनका वो शिकार करते थे, जब लगता था कि हाँ अब यहाँ पे बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं, तो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। दूसरा इसमें कारण था कि ये जानवर को अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। सेम चीज, जैसे उन्हें खाने पीने की सामान खत्म हो जाती थी, वैसे वो क्या करते थे, अपने जो मवेशी रखे थे उनके भी जो चारा होते थे ना, चारा जिसे होता है ना, लाइक घास वगैरह, तो वो जब चर के समाप्त कर देते थे तो उन्हें दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था, है ना। आगे ये भी कह रहे हैं इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। बिल्कुल, जैसे मवेशी हैं तो वो क्या करते थे, यहाँ पे देखे कि आज घास है, पत्ते वगैरह हैं, तो वहां खाकर समाप्त कर देते थे, तो दूसरी जगह पे जाते थे। तो लोग भी क्या करते थे, उन मवेशी के पीछे जाते थे, क्योंकि उनका शिकार करना होता था, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर, तीसरा कारण यह भी कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार भी, हाँ, मौसम चेंज की वजह से भी क्या करते थे, वो एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाया करते थे, क्योंकि मौसम के अनुसार भी आप देखे होंगे कि लाइक बहुत सारे जो फल फूल हैं वो पेड़ पे लगा करते हैं। तो क्योंकि उनको फल फूल खाना होता था, तो कभी इस मौसम में कहीं और पे बहुत अच्छे खासे फल फूल देखने को मिलते थे, तो वहां पे वो जाया करते थे, है ना, क्योंकि अब उनका भोजन मिल सके, है ना। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता, है ना। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों में सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। हाँ, बहुत ऐसे झील और नदी हैं कि वहाँ पे बिल्कुल वहाँ का पानी नहीं सूखता है, बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर झील और नदी हैं जिनके मौसम के अनुसार उनके क्या होते हैं, वहाँ के पानी सूख जाते हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो वहाँ के मवेशी थे, है ना, जो भी वहाँ पे जानवर रहते थे, उनको भी क्या करना, पानी की आवश्यकता होती है सभी को, तो वो दूसरे स्थान पे जाया करते थे अपने पानी को पाने मतलब पीने के लिए, है ना। तो उनके साथ लोग भी क्या करते थे, जाया करते थे, क्योंकि उनको शिकार करना होता था, तो एक दूसरे से लोग जुड़े हुए थे। जैसे आपका जानवर हो गया, तो जानवर के साथ ही लोग भी क्या करते थे, जाया करते थे। फिर कह रहा है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जैसे जो पहले के लोग हैं, हम लोग कैसे जान पाते हैं कि लाइक ये खाया करते थे, पहनते थे, अपना शिकार करते थे, इस प्रकार से ये सारी चीजें मैं इसमें कवर करूंगा, है ना, कि और किस प्रकार वे शिकार करते थे, अपना भोजन प्राप्त करते थे, है ना, कैसे रहा करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे। तो वही आरंभिक जो मानव थे, मतलब पहले के जो लोग थे, उनके बारे में हमको कैसे जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक विद का मतलब वो होता है जो क्या करते हैं, पुरानी चीजों के बारे में, जैसे पहले के जो गहने थे, लाइक पत्थर थे, औजार थे, क्या खान पान था, ये सारी चीजें जो पुरातात्विक पुरानी चीजें को जो खोजते हैं, उन्हें पुरातात्विक विद कहते हैं। कुछ ऐसे ही वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। खाद्य संग्रह का मतलब इकट्ठा करते थे, है ना। हाँ गाइस, एक चीज यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है, ये टू द पॉइंट है, हालांकि इसको पढ़ने से ही वो क्लियर होगा, क्योंकि ये थ्रू द स्टोरी लिखा गया है सारी चीजें। एनसीईआरटी की यही खासियत होती है कि जब भी कोई चीज आप लिखता है तो वो थ्रू द कहानी लिखता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं, क्योंकि आप सोचिए ना, जो पत्थर के औजार हैं, इनके थ्रू भी आरंभिक मानव के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो पुरातात्विक विद थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भी भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। हाँ, लकड़ियों के साथ भी जो कुछ, उसमें से बहुत सारे ऐसी लकड़ियां थी जो काफी मजबूत और नुकीली होती थी, उनसे भी वो बाण बनाकर भी क्या करते थे, शिकार किया करते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी, है ना, कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे औजार भी थे, पत्थर के भी औजार इस नुकीले बनाए जाते थे, जिनसे क्या किया जाता था, लकड़ियों को काटा जाता था, है ना। तो लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ऐसा ना सोचे बिल्कुल कि बस पत्थर के ही औजार बनाए जाते थे, कुछ ऐसे मजबूत लकड़ियां होती थी जो काफी नुकीली होती थी, उनके भी औजार बनाए जाते थे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक चीज लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि पत्थर के औजार का उपयोग, यहाँ पे बाएं साइड में दिया गया है आपका, ये जो दिख रहे हैं आपके, ये पत्थर के औजार हैं, है ना। ये किसके औजार हैं, ये पत्थर के हैं।
इंसान को खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। कुछ ऐसे भी अलग जड़ होते हैं जिनको खाने के लिए वो क्या करते थे, खोदा करते थे, है ना। और दाएं लिखा है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है, कि जो यहाँ पे दाएं साइड में दिया गया है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो इनका प्रयोग हम लोग वो सिलाई करने के लिए किया करते थे, जो कि काफी निकुले होते थे, जैसे सुई होती है ना, उस तरह से ये अपना देखा करते थे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है रहने की जगह निर्धारित करना। कैसे वो लोग अपना जो है निर्धारित करते थे रहने के लिए, है ना। तो मानचित्र 2 को देखो, यहाँ पे मानचित्र की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको जहां पे नीड होगी मैं आपको जरूर शो करूंगा, है ना। कह रहा है लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा पूरा स्थल है जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। जैसे मैं कहूँ, जो लाल त्रिकोण है मैं आपको शो कर देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो लाल त्रिकोण दिख रहे हैं आपके ना, जितने भी लाल त्रिकोण आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो पुरावस्थल है ना, वो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। इसका मैंने मेन वजह बता दिया, क्योंकि वहां पे लोगों को पानी बहुत इजीली मिल जाता था, और जो जानवर होते थे वहां भी वो भी पानी पी लेते थे। तो लोग भी क्या करते थे, उनके शिकार के लिए उन्हीं के मतलब नदियों के और झीलों के आसपास ही रहा करते थे। तो ये सबसे बड़ा रीजन ये भी रहा। ये है आपका मैप, जो कि अभी बीच बीच में आपको नीड होगा तो मैं आपको शो करूंगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया भीमबेटका। अब भीमबेटका के बारे में क्या है, कह रहे आधुनिक मध्य प्रदेश। हालांकि ये आधुनिक मध्य प्रदेश में भीमबेटका पाया जाता है, एमपी में। इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नर्मदा घाटी के पास है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो भीमबेटका है वो एमपी में है, और ये किस नदी के पास है, तो ये नर्मदा नदी के पास है ना। इसको मैं आपको शो कर देता हूँ भीमबेटका मानचित्र में। यहाँ पे रहा आपका भीमबेटका, और इसी के पास में आपको दिख रहा होगा ये नर्मदा नदी यहाँ पे है ना। तो भीमबेटका के पास कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, या है ना, जो कि मैं आपको भीमबेटका के बारे में बता दिया। और नेक्स्ट यहाँ पे एक फैक्टर है, ये है लाइक एक कह रहा है शैल चित्रकला है। इनमें से ये आप इसके बारे में हम लोग अगर देखें, कह रहा है मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं। कह रहा है जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण आपको मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाएं हैं, जिन पे बहुत अच्छे अच्छे दीवार पे चित्र बने हुए थे, है ना। जैसे आप ये देख सकते हैं चित्र में। एनसीईआरटी का सबसे बड़ा एक चीज और है, काफी अच्छा लगता है कि ये थ्रू द फिगर दिखाता है, पिक्चर के थ्रू हर चीज समझाता है, सो दैट आपके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। बहुत चीजें कम भूलती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थ्रू द एनसीईआरटी कवर कर रहा। नहीं तो अगर मैं चाहता तो इसका शॉर्ट नोट के थ्रू भी पढ़ाता, हालांकि उसमें टाइम कम लगता, बट ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती, और उसमें आपको रूट लर्निंग करनी पड़ेगी, मतलब याद करनी पड़ेगी बहुत सारी चीजें। लेकिन थ्रू द एनसीईआरटी आपको एक कहानी की तरह याद हो जाता है ना। एक बार अच्छे से आप पढ़ लेते हैं और एक शॉर्ट नोट के थ्रू आप रिवीजन करते हैं, तो काफी हेल्पफुल होगा ये। अब आते हैं हम लोग पूरा पूरा स्थल होता क्या है। पूरा पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा स्थल होता क्या है। पूरा स्थल वो होता है जहां पे औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा स्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अलग मतलब अगले अध्याय में भी बताया जाएगा। इसके डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा, है ना, कि पूरा स्थल। बस इतना जानिए कि जैसे आप कोई सामान यूज करते हैं, कोई औजार यूज करते हैं, और कुछ समय बाद आप छोड़ जाते हैं, और 20 से 25 साल या 100 दो साल, 1000 साल पहले के लोग जब आपके औजार को पाएंगे, देखेंगे, तो उसी स्थान को पूरा स्थल बोला जाता है ना। आगे देखते हैं, आग की खोज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार हर एक कम्पिटेटिव वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछ लेता है। यहाँ पे कह रहा है कुरनूल गुफा ढूंढो। मानचित्र में कह रहा है कुरनूल गुफा। आपको मैं मानचित्र में कुरनूल दिखा देता हूँ है क्या, सो देट आपके माइंड में बन सके। यहाँ पे है आपका कुरनूल गुफा, है ना। ये दिखा है ना, लाल त्रिकोण में आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं कुरनूल गुफा में क्या है। कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ पे कह रहा है यहाँ राख के अवशेष मिले। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं, कहाँ पे, कुरनूल गुफा में। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, है ना।
आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आग का किस लिए प्रयोग किया गया था? मांस भूनने के लिए। और पहले के बहुत बड़े-बड़े जंगली जानवर होते थे, है ना? जो कि वो डरते नहीं थे, तो उनको भगाने के लिए भी ये लोग आग का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी जानवर जब आप बड़े से आग मतलब आग जलाकर दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो ये लोग 2 चीज के लिए प्रयोग करते थे, मांस भूनने के लिए और मतलब लाइक जानवरों को दूर भगाने के लिए, है ना? आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है नाम और तिथियां। तो ये भी हद तक बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैं जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। इसमें आरंभिक काल के बारे में बताएगा, पूरा पाषाण काल के बारे में बताएगा, नव पाषाण काल के बारे में बताएगा। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातात्विकविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। तो ये कंफ्यूज ना होइएगा कि आरंभिक काल और पूरा पाषाण क्या होता है, ये दोनों एक ही होते हैं। ये दो शब्दों है ना, ये दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। तो पूरा पूरा पाषाण मतलब प्राचीन पत्थर, है ना? तो इसमें पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, है ना, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, 20 लाख साल पहले से। और कह रहा है इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पहला आरंभिक, मध्य और उत्तर, है ना। फिर कह रहा है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरणीय बदलाव जिसमें हमको देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोलिथ, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग? मध्य पाषाण युग कहते हैं। मीसोलिथ ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपके लिए न्यू होगा, लेकिन इसका रिलेशन है पर्यावरणीय बदलाव से। नेक्स्ट आगे है, आगे कह रहा है इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार बनाए जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि आजकल के जो तवे होते हैं, तवे के भी जो हैंडल होते हैं ना, वो कभी कभी लकड़ी और प्लास्टिक लगे होते हैं ना। लेकिन पहले वही कह रहा है कि औजार में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, जो आप मतलब औजार बनाते थे पत्थरों के या फिर हड्डियों के, लकड़ियों के, सॉरी हड्डियों के, उसमें मुट्ठे बनाए जाते थे किसके? लकड़ियों के। हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे, है ना। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? अब नवपाषाण क्या होता है? जैसे अभी हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे, अब नवपाषाण क्या होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हम ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। हाँ, थोड़ा यहाँ बदलती जलवायु है। एक मिनट गाइस, लेट मी चेक इट। हाँ, यहाँ पे जो बदलती जलवायु की बात की गई है, इसमें लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके कारण, हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब गर्मी बढ़ी तो उसके परिणाम स्वरूप घास के मैदान बनने लगे, और जब घास आए तो उसके साथ ही हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों के शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया कि जानवर का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मानव से था, क्योंकि इनको शिकार करना था। तो जो जहां जहां इनको जानवर देखे दिखते थे उनके पीछे ये मानव लग जाते थे, और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय भी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। हाँ, जब इनको लगा कि हाँ इस जानवर को मेरे को नीड है, ये है ना मेरी आवश्यकता को पूरा कर सकता था, तो इन्होंने सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसको आप इंपॉर्टेंट, ये मतलब आप याद रखिएगा, इस काल में मछली भी क्या हो गई? बहुत महत्वपूर्ण मतलब स्रोत बन गए थे भोजन के, है ना। आगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, ये क्वेश्चन है ना, कि कैसे खेती और पशुपालन, अभी हम लोग आग के बारे में समझे, अब खेती और पशुपालन की मतलब जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी। तो यहाँ पे इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया
होगा। साथ ही भी ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। जब उन्होंने क्या किया, ऐसे ही गेहूं, जौ, धान, ये सारे अनाज जब देखे तो उस पे उन्होंने क्या करने लगे, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने लगे कि किस मौसम में कब और कहाँ ये पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए। क्लियर हुआ गाइस? कि जब उन्होंने ऑब्जर्व किया फिर उन्होंने खुद उस अनाज को पैदा करना शुरू कर दिया, जिससे वो लोग क्या कहलाने लगे, कृषक कहलाने लगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करें, उन्हें पालतू बनाया होगा। हाँ, ये भी उन्होंने जान गए कि कौन से मवेशी किस चारा से आकर्षित होते हैं, कैसे क्या क्या देने से। तो वे मवेशियों को चारा देने लगे, जिससे वे आकर्षित होने लगे और उनको पालतू बना लिए। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। इसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, है ना। कह रहा धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअरों जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। आपको क्लियर हुआ कृषक कैसे बने? वो ऑब्जर्व करने लगे गेहूं, जौ और धान, फिर उसके बाद उसे खुद वे तैयार करने लगे, जिससे वो कृषक हो गए। और यहाँ पे अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे क्या बन गए, पशुपालक बन गए। जब इन्होंने लगा कि हाँ ये जो हमारे मवेशी हैं, जो पालतू जानवर हैं, ये क्या हो गए, हमारे लिए उपयोगी हैं, तो ये क्या करने लगे, जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा करने लगे। अपने औजार से, जो लकड़ी और पत्थरों के औजार बनाए थे, उनसे इनकी सुरक्षा करने लगे, जिससे क्या बन गए, पशुपालक बन गए। आगे हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे घरेलूकरण की प्रक्रिया में क्या है। इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की घरेलूकरण की जो प्रक्रिया है का नाम दिया गया था। लोगों द्वारा जो आप पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की, इसे ही घरेलूकरण कहा गया था, है ना। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। हाँ बिल्कुल, जब आप कभी पालतू जानवर रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जंगलियों से क्या होंगे, भिन्न होंगे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम है। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे जानवर चूज करते थे जो हर एक मौसम में लगभग सरवाइव कर सके, है ना, उनको बहुत ज्यादा बीमारियां ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कैसे लंबे समय तक रह नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होंगे। और ये मोटे अनाजों को भी, बहुत ज्यादा बड़े बड़े अनाज को भी क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, सो दैट उनकी पैदावार अच्छी हो सके। तो इनका मैनर था। कह रहा है, मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। हाँ, ये बिल्कुल आप, ये नॉर्मल चीज है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि जो जंगली जानवर होते हैं कंपेयर टू पालतू जानवरों के जो दांत होते थे और सिंग, वो छोटे होते थे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक नवीन जीवन शैली। अभी तो हम लोग उसके बारे में देख रहे थे, है ना, आरंभिक। अब थोड़ा सा एक नवीन जीवन शैली के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें होता है। यहाँ पे आपका अनाज के उपयोग है, बीज के रूप आपको देखेंगे, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में, ये आपको ऐसे शो किया गया है ना, थ्रू द फिगर। अब यहाँ पे है, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। बिल्कुल, इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल मतलब लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनके देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से पहले फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। हाँ बिल्कुल, कटाई के बाद जो अनाज का जो उपयोग है बहुत संभाल के वो किया करते थे। अब देखिए, जैसे मैंने बताया ना, वो क्या करते थे, पशुओं की सुरक्षा करने लगे, है ना। उसी तरह अब ये अनाज जिनको लगा कि हाँ ये उपयोगी है, इनकी पैदावार करनी चाहिए, तो उनकी भी वो सुरक्षा करने लगे, है ना, देखभाल करने लगे। अनाज को भोजन और बीज दोनों के ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। हाँ बिल्कुल, जब वो अनाज उगाने लगे तो उनकी भंडारण के लिए भी सोचने लगे, है ना। मतलब वो भोजन और बीज दोनों के लिए वो सोचने लगे कि हमको इसका मतलब भोजन में भी उपयोग करना है और एज ए सीड्स, है ना, बीज में भी इसे उपयोग करना है। तो उसका भंडारण के लिए वो सोचने लगे कि क्या उपाय किया जाए, कैसे इनको अच्छे से रखा जाए। आते हैं आगे। कह रहा है यहाँ पे कि में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, या फिर जमीन में ही क्या कर दे, गड्ढा खोदा। तो ये आप सोच सकते हैं कि लाइक उनके भंडारण के लिए वो क्या करने लगे, बड़े बड़े बर्तन का उपयोग करने लगे, है ना, सो दैट उसमें क्या कर सके, अपना सीड अच्छे से रख सके, कि फिर वो मौसम के अनुसार या फिर सीजन के अनुसार उसको क्या कर सके, उपज उपज में ला सके, है ना। फिर जानवर, ये कह रहा है
चलते फिरते खाद्य भंडार है। यहाँ पे भी है, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। अब यहाँ पे देखिए, अब धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया, अब इस पे भी, दूध पे भी फोकस करने लगा। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इसको आप याद रखिएगा, है ना। बहुत लोग शायद इसको निगलेक्ट कर, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ये नहीं कि पशुपालन से, जैसे मान लीजिए आप कोई पशु को पालते हो तो बस अपने शौक के लिए नहीं पालते, उससे क्या होता है, भोजन का भंडारण, जैसे दूध मिलेगा आपको, है ना, और आपकी बहुत सारी नीड भी वो पूरा करते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आप इसको पता कर सकते हो कि आरंभिक मतलब पहले, है ना। आप पता कर सकते हो कैसे, जब आप, हम लोग इसको रीड करेंगे आगे, दिन इसको बाद हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। ओके गाइस, वेट। हाँ, जो आरंभिक कृषक थे और पशु, जो आरंभिक पहले के जो कृषक कृषक मतलब जो किसान, जो खेती वगैरह किया करते थे, और जो पशुपालक पशुओं को पालते थे, उनके बारे में हम लोग थोड़ा भी जानेंगे, है ना। कह रहा है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, जैसे इसमें लिखा गया है कि जहां पुरातात्विकविदों ने शुरुआती कृषकों और पशुपालकों, पुरातात्विकविदों, इनका ही काम होता है कि पहले की सारी चीजों को पता लगाते हैं। जो कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे कहाँ पे साक्ष्य मिले हैं? ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणीय मतलब दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो ये मैक्सिमम यहाँ से ही इनको मतलब साक्ष्य मिला है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। हाँ, इसको जानने के लिए वो क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने के अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज, ये आप याद रखिएगा, कि दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे जो भी अनाज है। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। समझ में आया ना, कि आप इसमें फसलों की उगाई से जो कृषक के बारे में और जानवरों की जो हड्डियां वगैरह हैं उनको पहचान लेते थे, मतलब पहचान लेते हैं वैज्ञानिक। इनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम लोग जान पा रहे हैं, है ना। फिर कह रहे हैं अस्थायी जीवन की ओर। अब एक यहाँ पे अस्थायी जीवन की ओर के बारे में बताया गया। इसमें क्या है, पुरातात्विकविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। हाँ, जो पुरातात्विकविद हैं उनको कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कह रहा है बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में। ये आप याद रखिए, बुर्ज होम कहाँ पे है, इसमें वर्तमान कश्मीर में। कि लोगों गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे। ये टर्म्स याद रखिएगा प्लीज गाइज। ये आई थिंक सीटेट के एग्जाम में जब पूछता है ना, तो ये भी पता नहीं रहता है कि गर्तवास होता क्या है, तो आंसर देने में बहुत डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। जब आप गड्ढे के नीचे वो घर बनाते थे, उसे हम लोग क्या बोलते थे, गर्तवास। गर्त मतलब अंदर, आवास मतलब रहने का स्थान, तो गर्तवास से बोलते हैं। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंडक के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विकों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। मतलब कि वहां पे अंदर और बाहर दोनों जगह वो आग जलाने की जगह उनको मिला है, कि लोग यहाँ पे आग जलाया करते थे, है ना। आगे यहाँ पे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। हाँ बिल्कुल, जब उनको लग रहा है ठंडक का मौसम है तो अंदर खाना पकाते होंगे, और गर्मी का मौसम है तो बाहर। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। बहुत सारे ऐसे औजार थे जो कि वो पूरा का पूरा पाषाण काल से भिन्न थे, इसलिए उन्हें क्या कर दिया गया, नवपाषाण में कंसीडर किया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल, इस चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि ये मैं ओखली और मुसल का जब मैं छोटा था तो बहुत ज्यादा यूज होता था, अब उतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अब इसको ध्यान रखिएगा। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। बिल्कुल, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप औजार देख सकते हैं, कुछ ऐसे आपको दिख रहे होंगे गाइस। नेक्स्ट है,
यहाँ पे नवीन पाषाण युग में पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करते थे। मैं अभी आपको बताया था ना कि बर्तन का प्रयोग लोग बीज भंडारण के लिए भी करते थे, बीज भंडारण के लिए, है ना। ये आप मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं, है ना, कि बीज को वो जो खाने के लिए भी रखते थे और उसका भंडारण भी किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लगे। इससे पहले लोग इसका यूज कुछ रखने के लिए, अपने खाने की जो सामग्री है उसे रखने के लिए करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग अब इसमें पकाना भी शुरू कर दिए। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। आप देखिए यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने पहनने के लिए कपड़े का भी मतलब वही प्रयोग करने लगे, जिससे वो सिलाई मतलब बुनना और सिलना ये सब शुरू कर दिए। जैसे कि इसके लिए वो कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगा सकते थे, है ना। आगे यहाँ पे है, फिर कह रहा है बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। हाँ, इसका तो मैं पहले ही बता दिया, मौसम इसमें बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया, कि मतलब यहाँ पे भी क्या है कि क्या है, परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, मतलब करते रहते रहे थे, वही अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया, है ना। कि अब धीरे धीरे वो खेती और पशुपालन पे वो ज्यादा लाई करने लगे, है ना। आगे क्या है, यहाँ पे सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब मेहरगढ़ की जो बात है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ। कह रहा है मेहरगढ़ ढूंढो। अब चित्र में आप मेहरगढ़ भी ढूंढ सकते हो, है ना। जैसे मैं आपको अगर शो करूँ चित्र, वेट गाइस, ये रहा चित्र, आप इसमें ढूंढिए मेहरगढ़ है कहाँ। मैं आपको शो करता हूँ, ये देखिए रहा आपका मेहरगढ़ चित्र में, है ना। आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि मेहरगढ़, है ना। तो मैं आपको शो कर दिया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि मेहरगढ़ में क्या होता है। अब लास्ट है ना, तो कह रहा है मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। एक मिनट वेट गाइस, हाँ, मेहरगढ़ यहाँ पे कह रहे हैं ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। जो मेहरगढ़ है ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। कह रहा है बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, एक कौन सा दर्रा, बोलन दर्रा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है, ये एजेटिक ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आप जब सीटेट का जो पेपर 2 देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक एक लाइन यहां से उठाकर वहां पे पूछता है ना। तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले क्या किए थे, जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था, मतलब सीखा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली है। हिरण है, सुअर और भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष, ये आप याद रखिएगा, चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते थे, भंडारण के काम में आते थे। मैं आपको घर शो कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, मेहरगढ़ के घर का चित्र है। ये देख रहे हैं ना, चौकोर दिख रहा है आपको, है ना। ये है आपको मेहरगढ़ का घर। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। लास्ट है आपका मृत्यु के बाद सामान्यता मृतक के संग संबंधित उसके प्रति मतलब सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जो लोग जिनको जिन वस्तु से बहुत ज्यादा प्रेम होता था, बहुत ज्यादा प्यार होता था, वो उनके मरने के बाद भी वो उनके साथ क्या करते थे, रख देते थे, क्योंकि उनकी आस्था होती थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए वो क्या करते थे, उनके साथ उनको रख दिया जाता था, है ना। ऐसे में कई कब्रों में मिली है, ऐसे क्या है, बहुत सारी कब्र मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफना गया। हो सकता है वो बकरी से बहुत ज्यादा लगाव रखता रहा होगा, इसलिए उसके साथ उस बकरी को भी दफना गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। हाँ, ये भी है कि वो शिकार किया करता था, तो वहां पे पहले लोग बकरी वगैरह को खाते थे, तो वो सोचे होंगे कि मृत लोग में इसे कुछ खाने को ना मिले, इसलिए उसको बकरी को भी उसके साथ दफना दिए। आप इस चित्र देख सकते हैं गाइस, है ना। इस तरह से हम लोग चैप्टर 2 फिनिश कर दिए गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, मध्य पाषाण युग की जो तिथि है ना। ये लिखा है 12,000 से 10,000 साल पहले, है ना। और आरंभिक काल इसमें 12,000 साल पहले। नवपाषाण
आपका मध्य हो गया नवपाषाण काल 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। इतना ये नहीं, जो मैं आपको पूरा क्लियर कर दिया गाइस, है ना। एक एक चैप्टर वाइज मैं कवर कर रहा हूँ गाइस एनसीईआरटी। तो यहाँ पे कल जैसे अभी मैं पिछले वीडियो में चैप्टर 1 कवर किया था हमारा अतीत, और इसमें हम लोग चैप्टर 2 फिनिश कर दिए, है ना। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जो आखेट है और खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, तो इस चैप्टर 2 हम लोग कवर कर लिए गाइस। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, क्योंकि मैं आपको कह रखा हूँ कि कंप्लीट एनसीईआरटी बुक यहाँ पे आपको कराऊंगा, है ना। जैसे जैसे टाइम मिलेगा गाइस मैं आपको थ्रू द वीडियो कवर करा दूंगा, है ना, जो कि पेपर 2 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और अदर वनडे एग्जामिनेशन भी यहाँ से एचडी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 फिनिश कर दिए, और अब फिर ऐसे ही चैप्टर 3 जैसे ही यहाँ पे मैं क्लास 6 फिनिश करूंगा 68, देन उसके बाद समय मिलेगा तो हम लोग और आगे भी कैरी करेंगे। ओके गाइस, तो प्लीज गाइस अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब वीडियो, लाइक दे, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक, और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें जिनको ये नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी बुक कहाँ से कवर करें, क्योंकि ये आप यूट्यूब पे आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, जो कि चैप्टर वाइज वो भी लाइन वाइज लाइन में कवर करा रहा हूँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट है थ्रू द मैप भी करा रहा हूँ। तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग गाइज।